इलेक्ट्रिक सेफ्टी यानी कि विद्युतीय सुरक्षा हमारे लिए बहुत होती है। आर्किंग जो होता है, आर्किंग इज वेयर इलेक्ट्रिसिटी जंप अक्रॉस एन एयर गैप, यानी कि हवाओं के अंतर में जो जंपिंग होता है, अर्क का चिंगारी जंप करते हैं हवाओं के अंतर में, यानी कि एक दूसरे से जैसे तार होता है तो उसके बीच में अगर तार क्रॉस किया जाता है, सटाया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर रहते हैं, वो अपोजिट कंडीशन में रहते हैं, तो उनको अगर सटाया जाता है तो सटाने के बाद उनके बीच में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के माध्यम की वजह से वो अर्क देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी जंप अक्रॉस एन एयर गैप, यानी कि हवाओं के अंतर में जो क्रॉस करता है उसी को हम चिंगारी कहते हैं, उसको हम अर्क कहते हैं। अब मेन रिस्क एसोसिएटेड विद आर्किंग होता है। तो मेन क्या कहता है कि आर्किंग के द्वारा या आर्किंग के साथ आपका मुख्य जोखिम संघ क्या है, यानी कि जोखिम ज्यादा होगा तो खतरे ज्यादा होंगे, जोखिम ज्यादा होगा एक्सीडेंट ज्यादा होगा, जोखिम ज्यादा होंगे कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रिकल शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग स्ट्रक बाय अर्क। अब जब भी कोई अर्क निकलता है बगैर टकराने से नहीं निकल सकता है, यानी कि जब अर्क निकलेगा तो वो टकराएगा, अर्क नहीं निकलेगा टक्कर नहीं है, टक्कर होगा अर्क निकलेगा, टक्कर नहीं होगा अर्क नहीं होगा। तीन गो तार अगर आपस में, दो तार अगर है, दोनों को अगर टक्कर कीजिएगा तब अर्क देना शुरू करेगा, टक्कर नहीं होगा अर्क देंगे नहीं निकलेगा। वो ठीक वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल शॉक होता है, यानी कि आघात होता है या वो शॉक करते हैं यानी चिंगारी देते हैं या सट जाते हैं, तो आघात करने के अनुसार उसका परिणाम ये होता है कि वो टक्कर के द्वारा ही अर्क देंगे। जैसे ये वायर है, अगर इन दोनों में से कोई भी हिस्सा खुला अगर होगा, दोनों का हिस्सा खुला रहेगा और ये आपस में टक्कर सटेंगे तो सटने के अनुसार टक्कर करेंगे, ये टकराते टकराते इनमें से चिंगारी निकलना शुरू हो जाएगा। आप लोग बाल्टी को देखा होगा जांच करते हुए, पहले जो जमाना था कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले, क्या जी बाल्टी पर टीवी चलती थी या सीडी चलता था, ये सब वीसीडी चलता था, तो सब क्या करते थे, लेकिन बाल्टी चार्ज है या नहीं कैसे पता करे, तो उसको हम लोग उल्टा तार से कनेक्ट करा करके देखते थे, उस पर तार पे टच करा करके देखते थे, टच करा करके अगर उसमें से चिंगारी निकला, हाँ इसमें पावर है, चिंगारी नहीं निकला पावर नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब होता है कि दो तार आपस में जब सट जाएंगे, टच करेंगे, टकराते रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हैंगिंग पोल पर आप लोग देखे होंगे, पोल पर कभी कभी वायर लूज हो जाता है, तो लूज हो जाने के कारण या पक्षी उस पर बैठ जाए या कोई जानवर उस पर बैठ जाए या पेड़ पौधे की डालियों की वजह से हवा के अनुसार वे वायर आपस में जब टच करते हैं तो उनमें से अर्क का निकलना शुरू हो जाता है, तो वही अर्क चिंगारी होता है। और उस चिंगारी के माध्यम से फायर हो जाता है, फायर लग जाता है, क्योंकि जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ है, अभी बार बार हिलेंगे तो आपस में कहीं ना कहीं सटेंगे, अगर ये नॉर्मल है खराब अगर हो गए हैं या ये इनके अंदर में कोई हीटिंग ज्यादा हो गया है, वोल्टेज ज्यादा, दो तरह से लगता है जी, ओवरलोड ओवरहीटेड, ओवरलोड ओवरहीटेड। ओवरलोड हो जाएगा तो वायर जो होगा उसके अंदर वो गलने लगता है, ओवरहीटेड हो जाएगा, हीट होगा तो पिघलेंगे, ऊपर अंदर पिघलेगा तो बाहर से इस जो इंसुलेशन लगा हुआ है, इसको इंसुलेशन कहा जाता है, आवरण कहा जाता है, ये भी पिघल जाएगा, आप पिघल करके ये आपस में जलना शुरू हो जाएंगे। अब उसी में से ये जब जलेगा तो ये आर्क देगा, चिंगारी देगा, और इसमें से एक किस्म का रोशनी निकलेगा, उसको अल्ट्रावायलेट रोशनी कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट चमकीला रेडिएंट हीट जिसको कहा जाता है, यानी कि चमकीला उष्मा देगा। चमकीला उष्मा देने के अनुसार अब क्या होता है कि आग पकड़ लेता है, फायर लग जाता है। तो इसमें मेन इसका मुख्य जोखिम क्या है कि टक्कर होगा तब उसमें से चिंगारी निकलेगा। उसके बाद क्या है डायरेक्ट बर्न, अगर वो डायरेक्ट जलना शुरू कर दिया, डायरेक्ट कब जलता है जब ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड हो जाने के बाद उसके वायर जो अंदर है, चाहे वो तांबा हो एल्यूमिनियम हो, वो वायर पिघलने लगता है, हीट ज्यादा होगा पिघलेगा तो उसके बाद इंसुलेशन क्या होगा, काम करना बंद, इंसुलेशन भी पिघल जाएगा। जब वायर पिघल जाएगा तो इंसुलेशन का पावर अब नहीं है कि उसको संभाल ले, इंसुलेशन भी उसको पिघलेगा, पिघलने के बाद अब वहां से जलना शुरू कर देगा, लंबे जहां तक ये इसका वायरिंग है ये जलते जलते वहां तक जाएगा। और इस दौरान अगर एमसीबी हम लगाए रहेंगे और सीडी लगाए रहेंगे तो वो रोक के रखेगा, इनको जलने से बचाए रखेगा। तो ये डायरेक्ट जल जाए, डायरेक्ट के मतलब का पावर ज्यादा आ गया, सप्लाई ज्यादा मिल गया, उसे ओवरलोड हो गया, तो ओवरलोड होगा तो क्या होगा जी, इसके अंदर का वायर पिघलेगा,
अंदर का वायर जब पिघलेगा, हीट की वजह से रेडिएंट हीट देगा और उसके बाद चमकते हुए जलते हुए ये सीधे अब चल जाएगा। अब इसको बुझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बुझाएंगे नहीं तो आग नहीं पकड़ लेगा। अब इसको बुझाने की जरूरत पड़ेगी तो किससे बुझाएंगे? पानी से? हरगिज नहीं, कभी नहीं। इसे हम देखेंगे कि इसका सप्लाई आगे के हम तोड़े। सप्लाई कहां से है इसमें? क्योंकि ये डबल काम हो रहा है। एक तो वो अर्क देना शुरू कर देगा, जलना शुरू कर देगा, अल्ट्रावायलेट देना शुरू हो देगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, करंट भी फॉलो हो रहा है। तो वह डबल हमें नुकसान, डबल रिस्क हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम सप्लाई को काटेंगे और सप्लाई को काट करके तब इसे हम अच्छी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर के यूज से या कंबल के यूज से, धूरा के यूज से, बालू के यूज से हम इसे बुझाने की कोशिश करेंगे। पानी हरगिज नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पर पानी हरगिज नहीं दीजिएगा तो कहेगा कि हमारा मित्रवा आ गया जूस लेकर के, खींच भी लेगा, कहेगा कि मित्र हमारा आ गया जूस लेकर, ले 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 बहुत प्यासा है। हाँ, ये डायरेक्ट बर्न इसको कहा जाता है। ओवरहीट की वजह से डायरेक्ट, क्योंकि ओवरलोड होगा और वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज क्या होता है जी? तो पावर ऑफ करंट होता है। वोल्टेज जो होता है वो पावर ऑफ करंट होता है, पावर ऑफ करंट होता है। करंट इक्वल टू वोल्टेज होता है। वोल्टेज जब भी बनता है, करंट ज्यादा अगर है तो वोल्टेज बनेगा, करंट स्लो है वोल्टेज स्लो बनेगा, करंट कम है वोल्टेज कम बनेगा। इलेक्ट्रॉन का पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसे कह सकते हैं, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा वो भी वोल्टेज ही होता है, वोल्टेज बनाएगा। जितना ज्यादा दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा वोल्टेज पावर बनेगा। पावर क्या बनेगा? वोल्टेज बनेगा। अब बहुत ज्यादा अगर आ गया, संख्या में आ गया, तो वही वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। और जब ओवरलोड हो जाएगा तो सारे अप्लायंस अपने यहाँ यूज होता है 220 से लेकर के 240 के बीच में, 220 से लेकर 240 के बीच में। अब सप्लाई का हमें मिलता है 240 यूज क्या करते हैं हम लोग? 220 का। 220 का यूज करते हैं तो इसमें हमें पूरा 220 नहीं मिलता है। पूरा अगर पूरा का पूरा इसे 220 देंगे ना तो लगेगा चिल्लाने, आवाज करने, हीट करने, धुआं देने, जलने, पिघलने, सब हो जाएगा। हमेशा ये देखिएगा कि उसका पॉइंट कम होता है। 219, 218, 217, 215, 210 ऐसे आएगा। वो एक्यूरेटली नहीं आएगा। एक्यूरेटली अगर आ गया तो उसकी आवाज चेंज हो जाएगा। जैसे फैन है 220 का, एक्यूरेटली अगर आ जाए उसका एकदम 220 का 220 लगातार आ जाए, धुआं देना शुरू हो जाएगा, जल जाएगा, पिघल जाएगा, पिघलेगा, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए पावर रहता उतना ही है लेकिन लेता कम है, कम सप्लाई पर लेता है। अब उसके बाद क्या है? इनडायरेक्ट बर्न फ्रॉम द रेडिएंट हीट, यानी कि उसके चमकीला हीट के कारण, चमकते हीट के कारण क्या होता है कि अर्क देना शुरू हो जाता है और अर्क देने के बाद तब वो जलना शुरू कर देता है। पहले हीट होता है अंदर का वायर हीट होगा, हीट होकर के वो पूरा चमक देना शुरू करेगा, चमक पैदा कर देगा अंदर। और चमक जब जैसे पैदा होगा ऊपर का इंसुलेशन जलना शुरू हो जाएगा, गलना नहीं, जलना शुरू हो जाएगा और फायर लग जाएगा। फायर जब लगा तो लगने के बाद समझिए कि अब आग पकड़ लिया, अब उसको जल्दी बुझा नहीं सकते हैं। वो बुझेगा तो किसी से फायर एक्सटिंग्विशर से बुझेगा और किसी से ड्राई पाउडर अगर होगा तो बुझेगा। हॉट वर्क पढ़े होंगे उसमें, अच्छा आएगा नेक्स्ट टाइम है तो उसमें पढ़िएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, कितने प्रकार के फायर होते हैं और किस क्लास के फायर को किससे बुझाया जाता है, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तो 1-2 दिन में है तो सब इम्पॉसिबल है। एंड फ्रॉम द इमिशन मेल्टिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट स्ट्रक, यानी कि किसी भी उपकरण के आपस में टक्कर होने की वजह से उनमें गलना शुरू हो जाता है। गलना, मेल्टिंग यानी कि गल जाएंगे और गलने के अनुसार वो चमकना शुरू हो जाएंगे। हीट उत्पन्न यानी कि चमकीला हीट उत्पन्न करेगा। चमकीला हीट उत्पन्न होने के बाद अब वहां से वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदल जाएंगे, डायरेक्ट में बदलेंगे और फायर पकड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद
आता है डैमेज टू द आईज एज ए रिजल्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट। अब उस आर्क को, कौन सा, चिंगारी वाला, चिंगारी के निकलने से उसको बार बार अगर देखते रहें या वो चिंगारी उड़ करके आपके आईज में पड़ जाए, जैसे आर्क यहाँ इनके टक्कर से हो रहा है, आप यहाँ हैं और वो आर्क क्रॉस होकर के आ गया आपके आईज में, तो आपके आईज को खराब कर देगा, अंधेरा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, रेटिने खराब कर देगा, आई से खराब कर देगा, लेंस ही खराब कर देगा। इसकी वजह से आपके अंधापन होने का शिकार हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा वो। अब उसके लिए क्या करता है जी कि आइज एज ए रिजल्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट किसको कहा जाता है? चमकते हुए जो चमकते हुए जो रोशनी होता है, चमकीला रोशनी, उसी को अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। अब ये इतना चमकीला होता है जिसको बराबर देखते देखते आपके आंख, अब देखते रहिएगा, इसे देखते रहिएगा उस पर गौर से, हटा करके दूसरी जगह देखिएगा तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जैसे इधर दिखिएगा नहीं, हेलोजन देखेगा ना जी, हेलोजन को देख करके देखिएगा इसे खूब बढ़िया से। हाँ, वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग जब होता है उसमें देखिए, उसमें से भी अल्ट्रावायलेट निकलता है, और निकलने के बाद आप दूर से भी अगर देखिए, क्या दूर रहता है आदमी, देखते रहता है, आंख आपके जवाब देने लगता है, सोने में दिक्कत है। क्यों होता है जी? क्योंकि उसके अल्ट्रावायलेट के से जो कण निकल करके उसके थ्रू आ करके आपके आंख के पास आ गया है, पहुंच गया, आपको दिखाई नहीं दिया, आपको बताया भी नहीं, बताता तो आप लेते नहीं लेते, और आके रह जाता है। आप जैसे सोने जाएंगे रात में दर्द होना एकदम शुरू हो जाता है, तो इसीलिए उससे बचा जाता है। अल्ट्रावायलेट दूर से भी अगर देखिएगा तो उसके रेडिएशन जो होता है पहुंच जाता है, बहुत ही तेजी के साथ पहुंचता है, तो रेडिएशन के माध्यम से दैट लाइट दैट इट इज इमिटेड बाय द आर्क, यानी कि उस चिंगारी के अनुसार वो उत्सर्जन करता है, क्या जी, रोशनी पैदा करता है, रोशनी निकालता है, और वो इमिटेट करता है। जैसे एलईडी बल्ब देखे होंगे, वो चमकते जाता है, चमक करके वो रोशनी देता है। अब उस एलईडी बल्ब को भी आप सही से नहीं देख सकते हैं, देखेंगे उसके बाद थोड़ा देर के बाद देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसे धुंधला दिखाई देगा, तो इसलिए आपकी आईज को खराब हो जाने का ये खतरे होंगे। अब आइए सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जब भी विद्युतीय काम के लिए, विद्युत के लिए सुरक्षा सावधानी कीजिएगा, इंसिडेंट से बचे रहिएगा। सुरक्षा सावधानी नहीं अपनाइएगा, इंसिडेंट सिर पर चढ़ जाएगा, जोखिम कॉलर पकड़ लेगा, रिस्क जो होगा कॉलर पकड़ेगा और एक्सीडेंट सिर पर चढ़ जाएगा। अब सिर पर चढ़ा का मतलब केहू गिरा देगा, केहू आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये रिस्क कम करेंगे तो हम प्रिकॉशन को लागू करेंगे तो रिस्क हमारा कम होगा। अब प्रिकॉशन लागू नहीं करेंगे तो रिस्क हमारा वैसे ही बना रहेगा, और उसमें जब जाएंगे हाथ डालेंगे चाहे कदम बढ़ाएंगे तो इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रिकॉशन रखना एकदम जरूरी है। प्रिकॉशन पर अगर ध्यान देंगे एक्सीडेंट से बचे रहेंगे, और हमारे साथ कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कि सुटेबल इलेक्ट्रिकल, पहला इसमें है कि सुटेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि कोई भी विद्युतीय उपकरण सही होना चाहिए। अब चाहे यूज वाला हो, टूल्स हो, सही होना चाहिए। शुड बी सिलेक्टेड फॉर द पर्पस, यानी कि जिस उद्देश्य से आप उसको ले रहे हैं वो सही होना चाहिए। मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल सही होना चाहिए, बैटरी खराब नहीं होना चाहिए, अगर चार्ज में लगाइएगा वीडियो देखिएगा उड़ जाएगा, सही होना चाहिए। फैन आप लिए हैं, सही होना चाहिए। एसी लिए हैं, सही होना चाहिए। गीजर लिए हैं, सही होना चाहिए। यानी कि जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। सही रहेगा कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं होगा, वो खराब रहेगा तो इंसिडेंट हो जाने की खतरा रहेगा। तो उसके लिए क्या जी, तो सिलेक्टेड फॉर पर्पस, यानी कि जिस उद्देश्य से उसे ले रहे हैं आप, पर्पस जिस उद्देश्य से आप ले रहे हैं तो उससे सही उद्देश्य से, यानी कि सही के लिए रखना चाहिए, सही लेना चाहिए। सही लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी होगा, जैसे हम प्लाई होता है ना जी, प्लाई ले रहे हैं तो प्लाई कवर में होना चाहिए, रबड़ के कवर में, प्लास्टिक के कवर में होना चाहिए। अगर खुला लेंगे जाकर के वायर पकड़ेंगे, मारेगा झटका किए, फिर दोबारा वैसी स्थिति में, कंडीशन में हम नहीं जाएंगे। कहा भाई नहीं, एक बार मारा है, यादें है, भूले नहीं है अभी तक, सही है या नहीं है।
हाँ काम, ये देखना है कि सही है या नहीं। अगर सही है तो हम उसे यूज करेंगे, सही नहीं है यूज नहीं करेंगे। रिंच हो गया या टेस्टर हो गया या स्क्रू ड्राइवर हो गया या प्लास हो गया, प्लायर हो गया, इन सबको अगर, या कटर हो गया, जो भी है हाथ से पकड़ने वाला है तो उसे हम देखेंगे कि वो कवर में है या नहीं, सही है या नहीं है, काम करने के लायक है या नहीं है। ऐसे नहीं कि जहाँ पड़ा हुआ लेके जाए, तारवा पकड़ लिया, छोड़ में नहीं कर रहा है, अब छोड़ाने के लिए हाथ ऐसे धक्का लग गया, हाथ में पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगा, अरे इंसिडेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉर्ट ज़्यादा सा भी बर्दाश्त नहीं करता है। गाड़ी से टकराइएगा तो इधर उधर ढिमला करके सीधा खड़ा हो जाइएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कम मारा हुआ किस कंडीशन में आपको फेंकेगा कोई नहीं जानता है। अब जैसे मान लो आप यही है और यहाँ से पकड़ रहे हैं, झटका मारेगा तो आप मार दीजिएगा पूरे दीवार में हाथ से, ऐसे ऐसे लगेगा, और जब यहाँ लगेगा तो डबल एक शॉक आ जाएगा, क्योंकि एक तो उस झटका मारा, आप दीवार में मार दिए। तो उस तरह से किस कंडीशन में आपको वो इंसिडेंट कर देगा कोई मालूम नहीं है। तो इसके लिए क्या जी, तो हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उपकरण जो भी हम यूज करें वो सही होना चाहिए उद्देश्य के लायक, कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं। टेस्टर लिए हैं खोलने के लिए, प्लायर लिए हैं कसने के लिए, या स्क्रू ड्राइवर लिए हैं, क्या लिए हैं उसके लिए, हमारा पिंच लिए हैं, क्या है, सही होना चाहिए और सुटेबल होना चाहिए। उसमें कवर है या नहीं है ये देख लेना चाहिए। कवर में है तो लगा लेके जाइए, नहीं है कवर में उसमें कवर लगाइए, या तो पॉलीथीन बांध दीजिए, रबर लपेट दीजिए, ताकि नॉन कंडक्टिव चीज रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी उस पर कोई काम, कोई एक्सीडेंट नहीं कर सकती है। नॉन कंडक्टिव यानी कि विद्युत चालक नहीं होना चाहिए, अविद्युत चालक होना चाहिए। अविद्युत चालक रहेगा उससे पकड़, जैसे ग्लव्स, शूज, ये तो हमेशा यूज करना है इलेक्ट्रिक वर्क के लिए। लेकिन अगर प्लायर हम उपकरण यूज करते हैं, उसके टूल्स यूज करते हैं, या किसी इलेक्ट्रिक के वर्क इलेक्ट्रिक के अप्लायंस यूज कर रहे हैं, तो वो भी सुरक्षित होना चाहिए, हमारे टूल्स भी सुरक्षित होना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि हम अगर उसे ज्वाइंट करें, उसे कसे, या उसे हम यूज करने के लिए ले जा रहे हैं, लगाने के लिए ले जा रहे हैं, तो हमारा टूल्स भी सही होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, और उपकरण भी सुटेबल होना चाहिए। अब क्या जी, तो पावर शुड बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग कर देना, अलग कर देना, साफ एकदम अलग कर देना। तो बिफोर वर्किंग इलेक्ट्रिसिटी, लॉक आउट, टैग आउट, लोटो जिसको इसको कहा जाता है, लोटो, लॉग आउट, टैग आउट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक का वर्क करने जाएं तो सबसे पहले जहां करना है उसके आगे के सप्लाई रोक दीजिए, आगे से सप्लाई उसको रोक दीजिए। जैसे इस रूम में हमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्क करना है, फैन को चेक करना है, एसी को चेक करना है, या बोर्ड में कुछ करना है, तो ये देखना है कि इसका पावर कहाँ से है। जैसे मीटर से है, मीटर से निकाल लीजिए, मीटर से निकाल दीजिए, और निकाल करके जैसे कंपनी में काम करना है, कंपनी में काम कराना है, कोई मशीनरी है या कोई पार्ट्स ऑफ मशीन है, वहां पे कोई गड़बड़ी हो गई है, वहां काम करना है, तो मशीन का जहां से सप्लाई है कि स्टार्ट हो जाने का खतरा है, उसको बंद कर दिया जाए। जैसे जनरेटर सप्लाई दे देता है, शादी ब्याह में देखे होंगे, अब उसे कहीं चेंजिंग करना है, वायर ज्वाइंट करके ले जाना है, या उसे दिक्कत हो रहा है, तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए, तो जनरेटर थोड़ा देर बंद कीजिए, सप्लाई उसको रोकिए। सप्लाई रोक देंगे, काम आप सुरक्षित तरीका से कर सकते हैं। सब विद सप्लाई में सुरक्षित काम नहीं कर सकते, आपको बहुत सेफ्टी के साथ करना होगा, तो उसको कहा जाता है लोटो। ठीक है, लॉग आउट, टैग आउट। पहचान कर लीजिए पहले कि कहां गड़बड़ है, उसको सही करना है, और जब मालूम हो जाए कि यहाँ हमको चेंज करना है या हमें रिपेयरिंग करना है, तब उसको पहचान करने के बाद इसका सप्लाई कहाँ से आया है, सप्लाई को काटिए। सप्लाई जब काट देंगे तो हम पूरा फ्री हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे, वो भी फ्री हो जाएगा, यानी कि पूरा एकदम सुरक्षित तरीका, सेफ कंडीशन हो गया, सेफ कंडीशन हो जाएगा। आप उसको रिपेयरिंग करना है, रिपेयरिंग कीजिए, पार्ट को चेंज करना है, चेंज कीजिए, उसको ज्वाइंट करना है, ज्वाइंट कीजिए, जो करना है कीजिए सही करने के लिए। और जब सही हो जाए फिर उसको टैग आउट कर दीजिए, यानी कि उसको ज्वाइंट कर दीजिए। जब ज्वाइंट कर दीजिएगा, सप्लाई जाएगा, देखिएगा कि सही बना हुआ है या नहीं, रिपेयरिंग सही हुआ है या नहीं, सही मशीन काम कर रहा है या नहीं, सही इक्विपमेंट यूज हो रहा है या नहीं।
तो इसको कहा जाता है लॉग आउट टैग आउट, यानी कि काम करने से पहले सप्लाई को रोकना और काम करने के बाद फिर सप्लाई को चालू कर देना। ठीक है। अब मशीन जैसे फैक्ट्री में कोई मशीन खराब हो गया तो जहां सप्लाई रोका जाता है पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है, ताकि कोई दूसरा बंदा देखेगा दूर से आकर के अंदर काम हो रहा है मालूम है नहीं, देखा मशीन पूरा बंद है आके चालू कर दिया। तो उस डर से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जहां लोटो सिस्टम लागू किया जाता है, यानी कि सप्लाई को रोका जाता है, तो अच्छी तरह से लॉक कर दिया जाता है और वहां पे एगो साइन बोर्ड सेफ्टी साइनेज लगा दिया जाता है। अब सेफ्टी साइनेज लगा रहेगा, कोई आएगा मशीन बंद हो चल लगता है खराब है इसीलिए यहाँ ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो सेफ्टी साइनेज लगा दिया जाता है लॉग आउट टैग आउट में कि सप्लाई तब तक नहीं चालू की जाएगी जब तक कि उधर का काम कंप्लीट ना हो जाए। वर्क कंप्लीट हो गया तब इसको सप्लाई को आप चालू कर सकते हैं वहां से। हाँ, वो चाहे मॉल हो, फैक्ट्री हो, गोडाउन हो, कोई भी जगह हो, कहीं भी हो, तो उसको अगर सही करना है तो सही करने से पहले हमें उसकी सप्लाई को रोकना है, आफ्टर वर्क सप्लाई फिर चालू कर देना है। ठीक है। और जहां सप्लाई हमें रोकना है अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि तार में छोड़ा करके वहीं पर रख के चल दिए और दूसरा आएगा देखेगा आप पकड़ा है किस कंडीशन में काम कर रहा है आपको तो नहीं मालूम, दूसरा आएगा दिखाए तरवा छूट गया है तो पलट देगा, लो सप्लाई जा रहा है मार देगा। इसीलिए वहां पे सुरक्षित तरीका से साइनेज बोर्ड भी लगा दिया जाता है, साइन टैग भी लगा दिया जाता है, साइन लेबल भी लगा दिया जाता है, या उसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि पोल पर कहीं काम करना होता है, पोल पर तो क्या करते हैं जी, वर्कर ट्रांसफार्मर के पास से फ्यूज को कनेक्शन को हटा देते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं लोटो सिस्टम करते हैं। लोटो सिस्टम यानी कि कनेक्शन फ्यूज को हटा देते हैं। ये जो 11,000 वोल्ट होता है उस पर कनेक्शन क्या रहता है, ऐसे ही कनेक्शन रहता है, इस तरह से ऐसे ही रहता है। यहीं से पावर ट्रांसफार्मर में जाता है और वहां से वो रिवाइंड होकर के अंदर से घूम करके पावर सप्लाई जो होता है वो टूट जाता है, जिसको कहा जाता है यहाँ रिड्यूस्ड एंड लो वोल्टेज सिस्टम। इसी सिस्टम से पावर को कम किया जाता है और कम करके यूज के लायक बनाया जाता है। ठीक है। अगर ये सिस्टम ना लागू किया जाए तो 11,000 कोई यूज नहीं कर पाएगा, ब्लास्ट होगा सर, तो एकदम डायरेक्ट पावर देगा और उड़ा देगा, एकदम ब्लास्ट कर देगा, कोई चीज यूज नहीं कर पाइएगा। ठीक है। तो वो सिस्टम होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि टैग आउट प्रोसीजर जो होता है, ये प्रक्रिया जो होता है, इसको फॉलो करना जरूरी होता है। कब, जब हमें कहीं वर्क करना है तब। वर्क हो गया उसको चालू कर दीजिए, वर्क करना है उसको बंद कर दीजिए। ये होता है लोटो सिस्टम। इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे, सप्लाई आ रहा है और उसी में आप काम कर रहे हैं, चाहे उसी में अनकेयर हो गए तो अनकेयर होंगे, शॉक मारेगा, जबरदस्त मार सकता है। जितना वोल्टेज ज्यादा शॉक उतने ही ज्यादा, और जितना वोल्टेज कम शॉक उतने ही कम। उसके बाद क्या जी, द इलेक्ट्रिकल वर्क शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू बी कॉम्पिटेंट वर्कर ओनली, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्य को, विद्युतीय कार्य अगर करना है तो उसके लिए सक्षम व्यक्ति ही सही है। सक्षम व्यक्ति का जो उसके बारे में जानता हो उसी को सक्षम व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है। कॉम्पिटेंट वर्कर जो होता है, यानी कि जो कर्मचारी, जो वर्कर उसके बारे में जानता है वही वो काम करे तो बेहतर है। जैसे हम लोग नहीं जानते हैं, आ जाएंगे उसको काम करने के लिए, तार इधर का उधर सही से पकड़ भी नहीं पाएंगे, और नॉन आदमी को तार ज्वाइन करने के लिए दे तो वो सही ज्वाइन नहीं करेगा, टेप लगाने के लिए तो टेप भी सही से नहीं लगाएगा जनरली। आज अब जो वर्कर होता है, कॉम्पिटेंट होता है पर्सन, वो क्या करेगा, टेप भी लगाएगा तो तरीका से, टेप भी लगाएगा तो तरीका से। नया आदमी टेप कहां से लगाता है, जहां से खुला रहता है वहीं से। और जो आदमी काम किया है अगर यहाँ लगाना है तो यहाँ से लगाते जाएगा, टच भी नहीं हुआ, लगा भी दिया, तुल के खत्म कर दिया। और जो नया आदमी है पहले इसी को ऐसे करेगा और उसी में मान लो कि शॉट गया, मार देगा तो झटका ई हो जाता है। हाँ, तो कॉम्पिटेंट पर्सन अगर रहता है तो वो काम को, इलेक्ट्रिक वर्क को अच्छी तरह से करता है, सेफली तरीका से करेगा, सेफ कंडीशन में उसको करेगा, और नहीं तो अनसेफ तरीका करेगा जिसकी वजह से वो इंसिडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या जी, तो ऑल इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इक्विपमेंट, यानी कि किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का
इंस्टॉलेशन करना है, यानी कि उसे लगाना है। जैसे फैन को लगाना है, एसी को लगाना है, या गीजर को लगाना है, या किसी भी अप्लायंस को अगर यूज करना है तो इक्विपमेंट को यूज करने के लिए, अप्लायंस को यूज करने के लिए शुड बी सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट विषय वस्तु के अनुसार उसे चेक कर लीजिए वो सही है या नहीं है। जैसे फैन लगाना है, फैन सही है तो लगाइए, नहीं तो फिर जाकर के लगा कर आइएगा और चेक कीजिएगा, जो कहा हुआ फिर उतारना पड़ेगा है जी। तो लगाने से पहले उसे यूज कर लीजिए ताकि आपका दोबारा डबल मेहनत ना पड़े। वरना आइए बाजार से लाइए, वहां चेक नहीं हुआ, आप घरे आइए वहां भी चेक नहीं किए, आई कहरी टांग दिए उसको। आज जब स्विच दे रहे हैं, लो काहे नहीं जल रहा है जी, काहे नहीं चल रहा है, अब फिर उसको खोलिएगा, फिर आके जांच कीजिएगा, फिर वहां ले जाइए, यहाँ अपना नहीं जांच कीजिएगा, दुकान में जहां से लाइएगा वहां जाके जांच कीजिएगा तो जांच नहीं चल रहा है। पहले बोलना चाहिए ना, हम भी जांच नहीं किया, आप भी नहीं बोले, डबल मेहनत हो जाएगा। इसलिए उसको यूज करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि वो यूज के लायक है या नहीं। अगर यूज के लायक है यूज कीजिए, नहीं यूज के लायक है कीजिए, ठीक है। ये होता है अप्लायंस, यानी कि विद्युतीय कार्य में यूज होने वाले जो भी चीज होते हैं उसको अप्लायंस कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, एसी हो गया, जिस टोटल आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चेक कर लीजिए, अ फॉर्मल विजुअल इंस्पेक्शन, उसे देख लीजिए, जांच कर लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए, उसका निरीक्षण कर लीजिए, उसका टेक्स्ट परीक्षण भी कर लीजिए। ऊपर से दिखाई दे रहा है कि सही है तो ठीक है, गलत है, खराब है, चेंज कीजिए। जैसे दुकान पर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। इंस्पेक्शन यानी जांच करते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं, ऐसे देखते हैं, हाँ देखिए तो पिनवा निकला हुआ है, दूसरा दीजिए ना, खराब होगा, होते हैं। हाँ, अब उसके बाद क्या दीजिए, टेस्टिंग क्या करते हैं, तो उसमें पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, देखते हैं कि वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे फैन लेते हैं तो फैन में सप्लाई दे करके देखते हैं कि फैन क्या आर्मेचर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, सही है, नहीं घूम रहा है तब भैया दूसरा दे। बल्ब लेते हैं तो जला करके देखते हैं, जल रहा है, हाँ एकदम सही, नहीं जल ना, दूसरा दीजिए, ये सब होता है ना ये। तो उसको पहले ही टेस्ट कर लीजिए और उसके आफ्टर यूज कीजिएगा तो आपका डबल मेहनत नहीं होगा, नहीं तो वो डबल मेहनत करा सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड नॉट बी यूज इन वेट कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी वर्क भीगे हुए कंडीशन में नहीं करना चाहिए। जैसे आप भीगे हो, आपका हाथ भीगे हो या वायर वो भीगा हो, उस कंडीशन में आपको वर्क नहीं करना चाहिए। नहीं तो वर्क करेंगे, सप्लाई देंगे तो या तो आप सटे हुए रहेंगे तो आपको शॉक मारेगा, और नहीं तो पानी की वजह से वो जल जाएगा, वो विस्फोटक बन जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो शॉक में, जैसे मान लीजिए कि वायरे कोई धो रहे हैं, हाँ जी, पानी में भीगा हुआ है, एक बैग उसमें दीजिएगा तो वो पानी की वजह से उसमें शॉक आ जाएगा ज्यादा। तो इसलिए इसके लिए बचने की जरूरत है। तो भीगे हुए कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रिक काम नहीं करना चाहिए, काम करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा। उसके बाद वेरियस प्रोटेक्टिव सिस्टम शुड बी यूज्ड सच एज फ्यूजेज, आरसीबी, ईएलसीबी, जीएफसीआई, अर्थिंग एटीसी, यानी कि विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक प्रणाली को यूज करना है। कहां पे, इलेक्ट्रिक अप सप्लाई में, ठीक है। जैसे फ्यूज, तो फ्यूज क्या है जी, ये सप्लाई वाले पावर को रोकता है, जैसे ओवरलोड को रोकता है, ओवरलोड का रहता है, इसमें तार, छोटा सा तार रहता है, पतला एकदम रहता है, लेकिन काम मोटा मोटा करता है, बड़ा बड़ा करता है, बहुत कुछ बचा देता है, और रहता है कितना, पतला रहता है, फ्यूज तार पतला होता है। ये क्या करता है कि जैसे ही ओवरलोड होता है, आवश्यकता अनुसार जो भी वोल्टेज आता है, करंट आता है, तो उनको रोकता है, और रोकने के अनुसार ये इतना अच्छा है, सेक्रीफाइस करता है कि खुद बर्बाद हो जाता है, लेकिन आपके अप्लायंस को बर्बाद होने से बचा देता है। अगर ये अपना सेल्फिश हो जाए, सबको एकदम बारी बारी से, फैन उड़ गया, बल्ब उड़ गया, एसी जल गया, सब चीज को जला देगा, आपने बंद रहेगा। कैसे कहा कि जब मोटा तार से इसे बांध दीजिएगा तो सबको उड़वा देगा, खुद एकदम बचा रहेगा। अरे इसलिए इसमें पतला तार यूज किया जाता है, ताकि जैसे ही ओवरलोड होगा
हीट पहुंचेगा, हीटेड हो जाएगा, हीट होगा तो ये गल जाएगा, टूट जाएगा कनेक्शन, सप्लाई रोक दिया। अब सप्लाई रोक देगा तो करंट जाएगा, वोल्टेज नहीं बनेगा। करंट को नहीं रोकेगा ये, सिर्फ वोल्टेज को रोकेगा ये। अब वोल्टेज को जब रोक देगा तो फैन जलेगा नहीं, एसी यूज होगा नहीं, बल्ब जलेगा नहीं, कुछ भी नहीं जलेगा, एकदम अंधेरा कार्य। लेकिन करंट उसमें रहेगा, करंट रहेगा, वोल्टेज को रोक देगा ये। आरसीबी ये भी क्या करता है, करंट को फॉलो करने देता है, कम थोड़े मात्रा में करंट को इनको जाने देता है, लेकिन वोल्टेज को रोक देता है। और जब वोल्टेज रुक गया, ओवरलोड यानी कि करंट बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो वोल्टेज ज्यादा में होगा। तो करंट को इसका करता है कि देखता है कि अरे करंट एकदम धड़ाधड़ एकदम ज्यादा आ रहा है, ये रोज आता है, इसको ज्यादा दे देंगे तब तो ये तो उड़िए जाएगा। तो जैसे इसे मालूम पड़ता है, ये डिवाइस इसमें सेंसिटिव डिवाइस होता है ये, यानी कि ये दिमागी वाला काम करता है। इसे पता लग जाता है कि करंट ज्यादा आ रहा है, जैसे आगे आता है ट्रिप हो जाता है, डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे एमसीबी यूज करते हैं ना जी, तो उसमें वोल्टेज या करंट वो दोनों रोकता है। सिर्फ क्या करता है, वोल्टेज को रोकता है, करंट जाएगा, लेकिन कितना मात्रा में, स्लो मात्रा में, कम मात्रा में जाएगा। करंट जाएगा, उतनी जाएगा करंट जितना वोल्टेज नहीं बन जाएगा। और वोल्टेज जब तक बनेगा नहीं, रेजिस्टेंट यूज होगा नहीं। जैसे फैन को 220 है तो 200 के बाद इसे मिलेगा, चलेगा, और उससे कम मिलेगा नहीं चलेगा, आवाज करेगा या धीरे धीरे घूमेगा, धीरे धीरे एकदम घूमेगा जी। तो लो वोल्टेज कोई दिक्कत नहीं, हाई वोल्टेज होगा, उतने कैपेसिटी के अनुसार उसे मिलेगा तब वो चलेगा। तो उसके बाद ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसको कहा जाता है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर दो टाइप का होता है, एक होता है करंट कंट्रोलिंग, एक होता है वोल्टेज कंट्रोलिंग। यानी कि वोल्टेज जब ज्यादा होगा उसको वो रोकेगा कि वोल्टेज ज्यादा नहीं जाए, ट्रिप हो जाएगा बार बार। ये देखिएगा अधिकतर वेल्डिंग मशीन में ये यूज होता है, या घर के वायरिंगों में ये यूज होता है। तो इसका काम यही होता है कि जैसे ही अर्थ लीकेज हो जाए, जैसे जमीन में ज्यादा वोल्टेज होगा वो जमीन में भेज देगा, और जब वो भेज देगा जमीन में भेज देगा, चाहे अपने आप ट्रिप हो जाएगा। ये ओवरलोड वोल्टेज को रोक देता है ताकि आपकी यंत्र बचा रहेगा, आपके जितने भी यंत्र यूज होने वाला है उन सबको करेगा। इसी का है ये भाई है इसका भी GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर होता है। ये क्या करता है कि जैसे ही जमीन में कहीं लीकेज हो जाता है, तार वगैरह सट गया या छिला गया है, ये सब अधिकतर आपका ग्राउंडिंग यूज में होता है या आपका वेल्डिंग मशीन में यूज होता है इसको। तो तार वगैरह लंबा अगर है, कहीं छिला गया है, कटा गया है, और वो जमीन किसी के साथ टच हो गया है, तो उसमें अगर वोल्टेज ज्यादा बन रहा है तो उन सारे वोल्टेजों को जमीन में वहीं फेंक देगा, ये एकदम जमीन में फेंक देगा, हटा देगा, और वहां से निकाल देगा, और निकाल करके यानी कि ट्रिप हो जाएगा खुद ही, और उन सारे वोल्टेज को रोक देगा। वोल्टेज रोक देगा तो आपके सप्लाई वाले यानी कि यूज होने वाले जितने भी अप्लायंस है वो सारे अप्लायंस आपके सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। और वरना इन सब को यूज नहीं करेंगे तो वोल्टेज ज्यादा आएगा और सबको उड़ा करके लेके चला जाएगा, जला देगा। अर्थिंग होता है, हमेशा भी देखिएगा कि अर्थिंग अब तो अधिकतर लोग जहां सप्लाई जहां से चल रहा है वहीं यूज हो रहा है, कि अधिकतर वोल्टेज आने से पहले वो ले लेता है, उसके बाद उनको जाने देता है जितना आपका है। या चाहे आप सप्लाई पावर हाउस के पास, अगर सप्लाई स्टेशन के पास, सब स्टेशन के पास नहीं रहता है तो ट्रांसफार्मर के पास रहता है। ट्रांसफार्मर में जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होता है ये खींच लेता है। वहां अगर नहीं होता है तो लोग अपने हाउस वायरिंग में यूज करते हैं, एक पतला तार बोर्ड से कनेक्ट करा करके कहाँ ले जाएंगे, कहीं अल्टर जगह पर, बाहर जगह पर, और उसे जमीन में एक रॉड के माध्यम से जोड़ देंगे, पतली तार, क्योंकि अर्थिंग पतले तार का यूज किया जाता है। ज्यादा मोटा तार का यूज करेंगे तो पावर जल्दी अंदर जाएगा ही नहीं, वो रोक के रखेगा, अपने में समझ लेगा, बाहर रहेगा तो वो खतरा होता है। तो पतला तार, क्योंकि वोल्टेज हमेशा करंट पतली रास्ता ढूंढता है, पतली रास्ता, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रास्ता ढूंढता है कि जितनी पतला हो, आसान हो। आसान देखता है बिगड़ जाएगा उधर से, एकदम मोटा रहेगा
रुक जाएगा, खिसियाएगा, वोल्टेज पैदा करेगा, हीट पैदा करेगा। तो इसलिए अर्थिंग में देखिएगा, अर्थिंग क्या करता है कि जैसे ही वोल्टेज ज्यादा बढ़ा, रनिंग ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का रनिंग ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दो घर है, एक घर में यूज हो रहा है, एक घर में बंद है, तो उसमें के टोटल लौट करके कहाँ आएगा आपके पास, आप वाला घर में। तो वोल्टेज ज्यादा हो गया, ज्यादा हो जाएगा एक बार। तो ज्यादा हो जाने के बाद देखिए इसी तरह से बढ़ जाता है, कम हो जाता है। जैसे एक ट्रांसफार्मर है, 100 गो अगर सप्लायर है, 100 गो यूजर है, कंज्यूमर है, तो देखिएगा कि एक आते आते सबके पास वोल्टेज एकदम ज्यादा है, और थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ जाता है, वोल्टेज कम हो जाएगा। और जैसे वो घर में यूज होना बंद, वो घर में यूज होना बंद, वो घर में यूज होना बंद, वो सब रिटर्न आकर के जहाँ में यूज हो रहा है वहां आएगा, और वहां आकर के वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा अगर होगा तो ये सब अगर यूज किए हुए हैं तो ये सब बचाएगा, और नहीं तो सब उड़ाएगा। अर्थिंग क्या करता है कि अर्थिंग का काम कनेक्टेड है, ये सब अगर नहीं लगाए हैं, अर्थिंग है तो आएगा, और अर्थिंग क्या करेगा, वो अर्थिंग में की तरफ चला जाएगा, सीधे एकदम अर्थिंग की तरफ हो जाएगा, अर्थिंग की तरफ जा करके और जमीन में चला जाएगा। और जमीन में जितना डाल दीजिए इलेक्ट्रिसिटी, जितना चला जाए वो वापस आएगा नहीं। अर्थिंग का यूज कम हो रहा है इसलिए कि आरसीबी, एलसीबी ये सब यूज हो रहा है इनकी वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हमारा जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, इतना आगे बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम ईएलसीबी, आरसीबी, मिनिएचर जो एमसीपी होता है, एमसीसीबी होता है, ये सब यूज होना शुरू हो गया है। जब ये सब मजबूत है तो हमें अर्थिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इनको मालूम हो जाता है कि जैसे ये वोल्टेज ज्यादा हो रहा है ये ट्रिप हो जाएंगे। अब आपके सप्लाई की तरफ इनको जाने ही नहीं देंगे, रास्ते नहीं मिलेगा, गेटवा बंद तो कौन चोर अंदर जाएगा जी? गेट जब बंद रहेगा कोई जाएगा नहीं जाएगा। कौन एकदम बढ़िया चोर होके गेट बंद होके कैसे घुसेगा जी? ताला तुरेगा तब ना, उसका तो हाथ पर नहीं है, हाथ पर थोड़ी है उसका कि अब ताला तुरेगा चाहे अपने से उठा देगा। अरे तो उस तरह जब क्या करता है, सब गेट बंद करता है, लॉक कर देता है, ट्रिप हो जाएगा, कनेक्शन खत्म। और जब कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको, जाइएगा कहाँ से, इजाजत नो एंट्री विदाउट परमिशन हो जाता है ये। उसके बाद क्या जी, तो नॉन कंडक्टिव टूल्स टू बी यूज विल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युतीय काम के द्वारा आप जो भी यूज करेंगे टूल्स, वो नॉन कंडक्टिव होना चाहिए, यानी कि विद्युत के सुचालक नहीं होना चाहिए, विद्युत के कुचालक होना चाहिए, विद्युत के कुचालक होना चाहिए। तो विद्युत के कुचालक अगर रहेगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, आपको झटके नहीं लगेंगे, और नहीं तो बरियार झटका दे देगा। ऐसा ऐसा झटका दे देता है कि अभी है सही, झटका दिया तो पोल पर से नीचे है, रूम में है खराब, सूझ जाइएगा, दीवार तोड़ दीजिएगा, टेबल कुर्सी तोड़ दीजिएगा, ऊपर से गिर जाइएगा। यानी कि पोल पर काम करने वाले अधिकतर देखेंगे मार देता है पोल से नीचे, चाहे पोले में सटेले रह जाते हैं, जल जाते हैं, वहीं पे जल जाते हैं। और जलते कब है कि जब आपके अंदर के बॉडी के सारे लिक्विड खत्म, सूख जाता है। अब आपको उसके बाद बॉडी सूख जाता है, और जब बॉडी सूख गया तो आग लग जाता है, खुद बॉडी जल जाता है। जैसे लकड़ी, सूखा लकड़ी आग के सामने रखिए, सारा पानी खत्म, अपने आप जलना शुरू कर देता है। वही काम, वही वर्क बॉडी में भी हो जाता है कि सारा लिक्विड खत्म, बॉडी एकदम ड्राई, और वो जब ड्राई तो फायर एकदम पकड़ लेता है। ये बचने की जरूरत होता है। तो उसमें नॉन कंडक्टिव जो होता है, यानी कि विद्युत कुचालक अगर रहता है कोई भी टूल्स, तो उससे हम आसानी से काम सेफ तरीका से सेफ कंडीशन में कर सकते हैं। और अगर वो कंडक्टिव रहेगा, यानी कि विद्युत सुचालक रहेगा, तो जैसे पकड़ेंगे वैसे ही धारा एकदम प्रवाह होने लगेगा आपके बॉडी में, आपको झटके भी दे सकता है, आपको एकदम टचिंग कर सकता है, आपके अंदर इलेक्ट्रॉन भी आना शुरू हो जाएगा, आप में से होकर के जाना शुरू हो जाएगा। जैसे इधर से पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं, इधर से आ रहा है, इधर से जाएगा, इधर से आएगा, इधर आपको छोड़बे नहीं करेगा, छोड़बे नहीं करेगा। लोहे पकड़ लिया, लोहे सट गया, उसको जूस मिलेगा सर, वो छोड़ेगा छोड़ेगा जा, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ऐसे घूम के जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे घूम के जाएगा, मतलब आता रहेगा, जाता रहेगा, ऐसे काम होते रहेगा जब तक आपको सूख ना जाए। सब ऐसा ही पकड़ के रखे, ऐसे घूमते रहिएगा, वाइब्रेट करते रहिएगा, लेकिन वो साउंड नहीं करेगा। हेलो, हाँ
इसी प्रकार लीजिए टाइम हो गया ज़्यादा, हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। वर्किंग परमिट सिस्टम शुड बी अलॉटेड होना है, यानी कि वर्क परमिट कराना जरूरी है। कहीं भी अगर वर्क करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपके पास अगर अलाउमेंट परमिट होना, अनुमति हो रहेगा, तो उसके साथ अगर काम करिएगा तो कोई भी अगर रिस्क आएगा तो रिकवरी हो सकता है। अगर परमिट नहीं रहेगा, काम करने जाइएगा, तो आपके ऊपर ये होगा कि अरे कौन कहा, किसने बोला, किसने बोला, कौन भेजा, अपने मन से किया, तो खराब होगा तो आप ही जिम्मेदार होंगे। और जब परमिट रहेगा तो आपके ऊपर रिकवरी भी किया जाएगा। आपसे कोई इंसिडेंट हो जाए, आपका इंसिडेंट हो जाए, तो उसमें अगर परमिट लेकर के कोई काम कीजिएगा तो आपके ऊपर हर तरह की जिम्मेदारी आपकी इसके साथ देखा जाएगा कि हाँ भाई इसके साथ इंसिडेंट हुआ है तो हमने भेजा है, या कंपनी भेजा है, या कोई भेजा है, तो इसके भी रिकवरी किया जाए। और अगर बिना परमिट के जाएंगे तो बिना परमिट के काम करेंगे तो उसमें कोई रिकवरी होने का चांस नहीं रहता है, उल्टा केस भी बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर पर हम लोग काम नहीं कर सकते, अपने घर में कोई भी वायर तोड़ फोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन वही पोल पर नहीं जा सकते, ट्रांसफार्मर पर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे परमिशन से बाहर है, परमिशन से बाहर है। पोल के करीब में जाएंगे, कोई भी गड़बड़ होगा, एगो तो सारा पब्लिक भाग के आ जाएगा, वो थप्पड़ देगा, अरे और उससे बचेंगे। सरकार खुद कहेगा कि देखो इतने लोगों को नुकसान हुआ है, इस सबकी भरपाई तुम करो। तो जैसे क्या होता है कि परमिट सिस्टम रहना एकदम जरूरी है। अलाउंस ले लेंगे, अनुमति ले लेंगे, काम करेंगे तो वो सही रहेगा। अनुमति नहीं लेंगे, काम करेंगे तो सारा रिस्क आपके ऊपर, कोई भी इंसिडेंट होगा। उसके बाद वर्कर शुड वियर एप्रोप्रिएट पीपी, यानी कि उपयुक्त पीपी, प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको कहा जाता है, यानी कि सुरक्षात्मक व्यक्तिगत सुरक्षा प्रणाली जो होता है, उपकरण जो होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसको कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इसको हमेशा ही यूज करके तभी इलेक्ट्रिक का काम कीजिए। और ये शॉक प्रूफ होना चाहिए, जैसे ग्लव्स हो गया, बूट्स हो गया, जैसे जूता हो गया, ग्लव्स हो गया, अगर ये पहन करके कहीं भी काम कीजिएगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, वरना आपको फुल्ली शॉक लग सकता है, और उस शॉक में वोल्टेज ज्यादा हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है। और ये कंट्रोलिंग क्या है, नियंत्रण रखना जरूरी है। नियंत्रण, कोई भी चीज को कंट्रोल में रहेंगे, कंट्रोल में रखेंगे तो कंट्रोल में रहेगा, नहीं रहेगा तो हम भी अनकंट्रोल हो जाएंगे। तो अनकंट्रोल होना ही एक्सीडेंट के कारण हो जाता है। कंट्रोल में रहेगा तो एक्सीडेंट से जोखिम कम रहेगा, एक्सीडेंट नहीं रहेगा। अब क्या नहीं, तो सिलेक्टिंग राइट टूल फॉर द जॉब, कोई भी कार्य कीजिए तो कार्य करने के लिए, इलेक्ट्रिक का कार्य करने के लिए आपका टूल्स जो होता है सही चुनाव होना चाहिए, टूल्स का सही चुनाव होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए, प्लायर भी सही होना चाहिए, गुड वर्किंग करना हो। आप ग्लव्स भी यूज कर रहे हैं तो ग्लव्स अच्छा होना चाहिए, शू बूट पहने हुए बूट अच्छा होना चाहिए, हेलमेट लगा रहे हैं हेलमेट अच्छा होना चाहिए, टेस्टर यूज कर रहे हैं टेस्टर सही होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर सही होना चाहिए, सारे यानी कि आपको उचित तौर पे होना चाहिए। जो ड्रिल मशीन यूज कर रहे हैं ड्रिल मशीन सही होना चाहिए, कटर यूज कर रहे हैं कटर भी सही होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वायर खराब है, चाहे टूल्स खराब है, या उस पर इंसुलेशन ही नहीं है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, उचित सही होना चाहिए। उसके बाद फ्यूज एंड मिनिएचर ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर हमेशा ही किसी भी वायर सप्लाई में यूज करना जरूरी होता है। तो फ्यूज क्या करता है जी, सप्लाई को रोकता है। मिनिएचर ब्रेकर क्या होता है, ये सप्लाई को रोक देता है, ठप कर देता है, चाहे जिसकी वजह से ओवरलोड से बचाता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, दो से बचाता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट यानी कि तार वायर आपस में सट जाते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और ओवरलोड की वजह से तार पिघल जाने का खतरा होता है, फैन वायर पिघल जाएगा या एसी का वायर पिघल जाएगा, जिससे आग लग जाने का खतरा होता है। इनको दोनों ओवरलोड को से भी बचाता है और ये आपको शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर डाउन हो जाता है, पता लग जाता है उसे कि ये पार हो गया है, बटुरा गया है, एक जगह इकट्ठा हो गया है, हुआ ऐसे ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप हो गया। अब आदमी कहेगा कि लो सप्लाई कहाँ गया, जाके ढूंढेगा क्या ये खराब हुआ है। जब तक उसको सही नहीं कीजिएगा तब तक उठाते रहिए, गिरते रहेगा, उठाते रहिए गिरते रहेगा, उठेगा नहीं वो। हाँ, इतना ये आपका सुरक्षात्मक उपकरण होता है, ये डिवाइस होता है। अर्थिंग अभी यहाँ बताया है, अर्थिंग के क्या काम होता है। अर्थिंग से हमें सुरक्षा मिलता है ताकि ओवरलोड, जितना भी ओवर वोल्टेज होता है वो सारे ओवर वोल्टेज अर्थिंग में के माध्यम से जमीन में चला जाता है और हमारे
सप्लायर में या हमारे उपकरण में, यूज वाले उपकरण सभी के सभी एकदम बचे हुए रहते हैं। उसके बाद रेसिडुअल करंट डिवाइस होता है। ये भी रेसिडुअल करंट डिवाइस का मतलब होता है कि इसमें ओवर करंट और ओवरलोड को, ओवर वोल्टेज को, दोनों को ये रोकता है। लो करंट को ये जाने देता है, लो करंट को जाने देगा, लेकिन ओवर करंट, ज्यादा अगर करंट आने लगे तो उनको भी रोक करके ट्रिप हो जाएगा, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा उनको भी रोक करके ट्रिप कर देगा, लेकिन लो करंट को फॉलो करने देगा। ठीक है। उसके बाद रिड्यूस एंड लो वोल्टेज सिस्टम होता है। इसमें क्या किया जाता है कि हाई वोल्टेज को तोड़ करके लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लो वोल्टेज में बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 11,000 वोल्टेज अगर लेते हैं तो इनको क्या करता है कि आगे तो चल करके 440, 640, उसके बाद 240, अगर इस तरह से हम तोड़ करके अपने यूज के लायक बना लेते हैं। 110 जैसे इसमें बनता है, 110 का भी बन जाता है, 110 का, यानी कि लो वोल्टेज, इसके माध्यम से हम वोल्टेज को बांट करके अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज के लायक बना लेते हैं। ठीक है, ये सिस्टम होता है। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ सप्लाई, कहीं भी वर्क करना हो तो सबसे पहले हम सप्लाई को काटते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, पृथक करते हैं, ताकि सप्लाई के अलग हो जाने के बाद हम कहीं भी रिपेयरिंग कर रहे हैं या कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो हमें कोई भी किसी के झटके का खतरा नहीं रहेगा, हैजर्ड्स नहीं रहेगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, वही आदमी काम करे जिसे जानकारी हो, जिसे जानकारी नहीं है वो सिर्फ देखे, सीखे, समझे, आफ्टर करे। ठीक है जी। हाँ, पहला ही आया करे पकड़े। उसके बाद क्या जी, SSOW जो होता है, यानी कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क तभी हो सकता है जो आप पूरा पीपी के साथ हो, हेलमेट हो, ग्लव्स हो, बूट्स हो, ये हो गया आपका, टूल्स आपका सही हो, जो वायर यूज कर रहे हैं वायर सही हो, जहां काम कर रहे हैं उस जगह सही हो, तो उसको आप कह सकते हैं सुरक्षा प्रणाली जो होता है, सुरक्षित प्रणाली वर्क होता है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी कि कार्य सुरक्षा प्रणाली इसको कहा जाता है। उसके बाद क्या जी, डबल इंसुलेशन होता है। तो डबल इंसुलेशन के मतलब होता है कि ये होता है सिंगल इंसुलेशन, ये सिंगल इंसुलेशन है, एक वायर पर जो कवर रहता है उसको सिंगल इंसुलेशन कहता है, और दोनों वायर को कवर कर करके एक और आवरण चढ़ा दिया जाता है तो इसको कहा जाता है डबल इंसुलेशन। जैसे वो मोटर वाला पे है, मोटर का वायर है ना जी, इस आयरन स्टील जो होता है उसका वायर होता है, टीवी का होता है, इसका भी होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्ट दे दिया इसका, मोटर का है, इन्वर्टर का है, तो उसमें देखिए उसमें 3 गो वायर है ना जी, लेकिन ऊपर से दिखाई दे रहा है नहीं, तो उसको कहा जाता है डबल इंसुलेशन। ठीक है, तो यहां तक समझिए, आगे और बताएंगे, टाइम हमारा